हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। आइए इस वीडियो में हम करते हैं कक्षा 12वीं के हिंदी विषय की प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन। इसमें हम करेंगे इसके सबसे पहले पार्ट 1 जिसका नाम है आरोह भाग 2, जिसमें शामिल है काव्यखंड। इसका सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इसके ब्लूप्रिंट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो यही यूनिट है, यानी कि जो काव्यखंड वाला भाग है, यहाँ से आपके एग्जाम में एक तो पद्य साहित्य का इतिहास, इसकी प्रवृत्तियाँ, इसके बाद कवि परिचय, उसके बाद इसका भावार्थ जिसमें आएंगे संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और काव्य सौंदर्य। उसके बाद इसमें आएंगे सौंदर्य बोध तथा भाव और विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न उत्तर, ये सब आएंगे। और इसके जो नंबर है इकाई पर आवंटित अंक वो है 17 नंबर। 17 नंबर में से 6 अंक तो रहेंगे ऑब्जेक्टिव के, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा और 4 नंबर के 1 क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाला है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुल आपको 17 नंबर प्राप्त करने हैं। चलिए हम सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है उनका सॉल्यूशन प्राप्त कर लेते हैं और देख लेते हैं, जान लेते हैं कि उनका जो आंसर है वो क्या होने वाला है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, हालाबाद के प्रवर्तक कवि है। तो यहाँ पर हम 4 ऑप्शन को न बोलते हुए जो सीधा सही आंसर है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जो हालाबाद के प्रवर्तक कवि है वो है जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर अ है वो राइट हो जाएगा, जिसका नाम है जयशंकर प्रसाद। दूसरा आता है यहाँ पर कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है। ये किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो ये लिया गया है निशा निमंत्रण से। जो काव्य संग्रह का नाम है वो है निशा निमंत्रण। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था, हमें सन बताना है। तो जो हरिवंश राय जी बच्चन थे उनका जो जन्म था वो हुआ था 1907 में। ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर है। उसके बाद है यहाँ हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो हरिवंश राय जी का जो बच्चन का जो जन्म है वो 1907 में हुआ था, इलाहाबाद में। तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। उसके बाद 5वां है यहाँ पर कि आत्मपरिचय कविता, जो आत्मपरिचय है उसमें कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है। तो यहाँ पर ये भार लिए फिरता है जगजीवन का। सही आंसर इसका स है। उसके बाद 6ठा प्रश्न यहाँ आता है कि आत्मपरिचय कविता में कवि जीवन में क्या लिए फिरता है। तो आत्मपरिचय जो कविता है उसमें जो कवि है यह प्यार लिए फिरता है। ऑप्शन नंबर स सही है। 7वां प्रश्न यहाँ है, आत्मपरिचय कविता में कवि बच्चन किसका पान किया करते थे, वो क्या पीते थे। तो यहाँ पर है स्नेह सुरा का, जो प्रेम रूपी बातें होती है, प्रेम भाव होता है, वो उनका पान किया करते थे। आत्मपरिचय कविता में कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है। तो ये लिए फिरते हैं राग। क्या लिए फिरते हैं? राग लिए फिरते हैं। उसके बाद है आत्मपरिचय कविता में कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है। तो ये दुनिया का मानता है एक दीवाना। क्या मानते हैं ये दीवाना मानते हैं खुद को। उसके बाद है यहाँ कि आत्मपरिचय कविता में कवि कैसा संसार लिए फिरता है। तो आत्मपरिचय जो कविता है वो सपनों के ऊपर आधारित है, तो ये सपनों का संसार लिए फिरते हैं। ऑप्शन नंबर से इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ, हो न जाए पथ में रात कहीं, हो न जाए पथ में रात कहीं, सोच कर जल्दी जल्दी कौन चलता है। ऐसा कौन चलता है? कुत्ता, पंथी, कवि, भाज। तो यहाँ पर जो चलने वाला होता है वो होता है पंथी, यानी कि पथिक जो रास्ते पे चलता है वो यही सोचता है कि जल्दी जल्दी चलिए, कहीं अंधेरा न हो जाए, रात न हो जाए। किसका ध्यान करके चिड़िया के पैरों में चंचलता आ जाती है। किसका ध्यान करके चिड़िया के पैरों में चंचलता आ जाती है। तो ये आती है उसके बच्चों को देखकर, उसके बच्चों का ध्यान करके, जो ऑप्शन नंबर द इसका राइट है। बच्चों की याद
आने पर चिड़िया क्या करती है? बच्चों की याद आने पर चिड़िया क्या करती है? तो वह तेज़ तेज़ी से उड़ जाती है। तो ऑप्शन यहाँ स नंबर का राइट है, वह तेज़ी से उड़ती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में कवि हताश व दुखी क्यों होता है? तो हताश और कवि इसलिए होता है, आर्थिक हानि उसको नहीं होती, अपराध भी नहीं होता उससे, ये होता परिवार से बिछुड़ने के कारण वह हताश और दुखी हो जाता है। कवि आलोक धनवा किस दशक के कवि है? जो कवि आलोक है वो धनवा, ये जो कवि है ये 7वें और 8वें दशक के कवि है। ऑप्शन नंबर द दिया गया है जो सही है। कवि आलोक धनवा की पहली कविता कौन सी है? तो जो कवि आलोक धनवा है उनकी पहली कविता है जनता का आदमी। जब आप इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे तो वहाँ पर इनकी प्रथम जो कविता है उसका नाम लिखा है जनता का आदमी। कवि आलोक धनवा का एकमात्र कविता संग्रह क्या है? तो एकमात्र जो कविता का संग्रह है वो है दुनिया रोज बनती है। ऑप्शन नंबर द सही है इसका। छत से गिरने और बचने के बाद बच्चे बन जाते हैं। तो आपने अधिकतर देखा होता है यदि बच्चों के साथ कोई दुर्घटना होती है तो वो उनका बहादुरी से सामना करते हैं या उनके परिवारजन उनका साथ देते हैं। तो इस कारण से जो बच्चे हैं वो निडर बन जाते हैं, यानी कि उन्होंने वो समस्या झेली हुई है तो उसका वो सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वो निडर बन जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पतंग कविता जो है ये बिंब विधान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर स इसका सही है। पतंग उड़ाते बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते से हैं? पतंग उड़ाते बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते से हैं? तो ये है उनके रंध्रों से। क्या है ये? रंध्रों से। सुनहले सूरज, क्या है ये? सुनहले सूरज में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ हम देखें तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर सही है। उसके बाद है अगला, खरगोश की आंखों जैसा लाल, खरगोश की आंखों जैसा लाल। तो यहाँ पर क्या हुआ, खरगोश की आंखों के समान यहाँ उपमा दी गई है। क्या दी गई है? उपमा। तो जब उपमा दी जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ब में दिया गया है। उपमा अलंकार है यहाँ पर। उसके बाद है कि सबसे तेज बौछारों का माह कौन सा होता है? यानी कि ऐसा महीना कौन सा होता है जहाँ पर ज़्यादा बौछारें होती है? तो ये महीना होता है भादों का। कौन सा महीना होता है? भादवों का महीना होता है। इसके बाद है अगला, सवेरे की तुलना किससे की गई है? सवेरे की तुलना किससे की गई है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था एक कि खरगोश की आंखों जैसा लाल। तो आंखों जैसा लाल कौन है? तो ये सवेरे की तुलना इससे की गई है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो सही है, खरगोश की आंखों से। तो सवेरे की तुलना किससे की गई है? तो ये की गई है खरगोश की आंखों से। शरद क्या चलता हुआ आया? शरद जो है वह क्या चलाता हुआ आया? तो ये चलाता हुआ आया था साइकिल। क्या चलाता हुआ था? साइकिल चलाता हुआ आया था। चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है और कविता किसके सहारे उड़ती है? तो जो चिड़िया होती है वो तो पंखों के सहारे से उड़ती है, लेकिन जो कविता होती है ना, वो कविता वो कवि की कल्पना पर आधारित होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा उसकी कल्पना। नंबर इसका सही। कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है? कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है? तो ये तात्पर्य होता है उसकी कल्पना करने से। तो ऑप्शन नंबर ब इसका सही है, कल्पना करने से। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ, कविता बिना मुरझाए सदियों तक महत्व रखती है, इसका क्या आशय है? तो यहाँ देखिए, हम जब इसके ऑप्शन पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि कविता कालजयी होता है, यानी कि कविता हमेशा कवि की भावनाओं के रूप में जिंदा रहती है। कविता का प्रभाव सदियों तक बना रहता है, बिल्कुल सही है। जैसे बचपन में कहानी पढ़ी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, अभी भी सबको याद है और प्रेरणा देती रहती है। कविता का सौंदर्य कभी समाप्त नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। पहले पढ़ा था सतपुड़ा के घने जंगल, आज भी आपको याद होगा।
उपयुक्त सभी, तो इन कारणों से इसका जो आंसर है ये हो गया उपयुक्त सभी। कविता के बहाने कविता में किनके साथ समानता और असमानता दर्शाई गई है? तो जो समानता और असमानता दर्शाई गई है ये दर्शाई गई है बच्चों के साथ, फूल के साथ और चिड़िया के साथ। इन तीनों के साथ यहाँ पर समानता और असमानता दर्शाई गई है। उसके बाद किसकी चूड़ी मर गई? क्या है? किसकी चूड़ी मर गई? तो ये बात कही गई है बात की। किसकी बात कही है? ये बात की बात कही है। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ, रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो ये लिया गया है काव्य संग्रह से लोग भूल गए हैं। कैमरे के सामने लाया जाता है, तो कैमरे के सामने किसको लाया जाता है? तो एक अपाहिज को लेके आया जाता है। तो ये ऑप्शन सही है इसका। हम समर्थ शक्तिवान, ये कहाँ बोलना चाहिए? ये कहाँ बोलेंगे? तो ये बोलते हैं रेडियो पर, दूरदर्शन पर। कहाँ बोला जाता है? ये दूरदर्शन पर बोला जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, कवि के अनुसार प्रायः कालीन आकाश किसके समान लग रहा था? तो प्रायः कालीन आकाश जो है ये नीले शंख जैसा लगता है। ऑप्शन नंबर बस सही है इसका। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ, उषा का जादू कब समाप्त हो जाता है? तो उषा का जो जादू है वो समाप्त हो जाता है सूर्योदय होने पर। किस होने पर? सूर्योदय होने पर। उषा यानी कि रात्रि, तो रात्रि कब समाप्त होती है? तो सूर्योदय होने पर। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। कवि ने नीले जल में झिल मिलाती देह की तुलना किससे की है? तो ये तुलना की है कवि ने भोर के नभ से। किससे की है? तो ये की है भोर के नभ से। शंख का रंग होता है, तो शंख का रंग कैसा होता है? तो शंख का रंग नीला होता है। चौका लिपा जाता है, तो जो ज़्यादातर गांव में रहते हैं उनको तो पता है कि चौका लिपा किया जाता है चूल्हे को, तो राख से किया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है सी, राख से चौका लिपा जाता है। कवि निराला की कविता बादल राग उनके किस संग्रह से संकलित है, लिया गया है? तो ये लिया गया है अनामिका से। किससे लिया है? तो ये अनामिका से लिया गया है। बादल राग कविता में कुल कितने खंड हैं? तो जो बादल राग कविता है उसमें कुल 6 खंड है। कितने खंड है? 6 खंड है। बादल राग कविता में गगन स्पर्धी स्पर्धा धीर कहा गया है, तो किन्हें कहा गया है? बादलों को कहा गया है गगन स्पर्धी स्पर्धा धीर। जब आसमान में बादल होते हैं तो ऐसे लगते हैं मानो कि वो एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हो, यानी कि कौन आगे निकलता है और कौन पीछे रह जाता है। इसके बाद संसार के सभी लोग मुख्य रूप से किस लिए काम करते हैं? तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन बी कि मनोरंजन के लिए, पेट भरने के लिए, धन संग्रह के लिए, दान करने के लिए। तो मुख्य जो काम है वो होता है पेट भरने के लिए। मुख्य काम क्या होता है? पेट भरने के लिए। यदि पेट भरा हुआ है तो उसके बाद ये हमें सारी चीज़ें सूझ पड़ जाती है। मनोरंजन भी करना है, धन संग्रह भी करना है और दान भी करना है, लेकिन मुख्य क्या करना है? पेट भरना है। तुलसीदास जी के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है? तो तुलसीदास जी के अनुसार जो पेट की आग उसको बुझाया जा सकता है राम नाम के द्वारा। किसके द्वारा? राम नाम के द्वारा। तुलसीदास जी के अनुसार समाज में सभी को किसका अभाव है? तो तुलसीदास जी के अनुसार सभी को जो अभाव है वो अभाव है आजीविका का, यानी कि जीवनचर्या चलाने का अभाव है। उसके बाद अगला है यहाँ पर कि आंगन में गोद में माँ किसको लिए खड़ी है? तो आंगन में जो माँ होती है वो अपने बच्चों को लिए खड़ी होती है। तो यहाँ से ऑप्शन सही है। इसके बाद है यहाँ घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है? घुटने में लेकर बच्चे को माँ क्या करती है? तो देखिए हम इसके ऑप्शन देखते हैं यहाँ।
घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है, नहलाती है, बाल में कंघी करती है, कपड़े पहनाती है या प्यार से देखती है। तो यहाँ पर ये माँ करती है, उसको कपड़े पहनाती है। उसके बाद है यहाँ छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया है? तो छोटा मेरा खेत, ये इस कविता का जो हिंदी रूपांतरण किया है वो किया है भोला भाई पटेल ने। इसने किया है, भोला भाई पटेल ने किया है। आकाश में कौन उड़ रहे हैं? तो जब कविता हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि आसमान में या आकाश में जो है बगुले उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसके अंकुर फूटते हैं? किसके अंकुर फूटते हैं? तो ये अंकुर फूटते हैं शब्द के। किसके अंकुर फूटते हैं? शब्द के अंकुर फूटते हैं। समन्वयवादी कवि कहा जाता है, जो समन्वयवादी कवि है वो कहा जाता है श्री तुलसीदास जी को। फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम क्या था? तो जो फिराक गोरखपुरी थे उनका सही नाम था, यानी कि वास्तविक नाम था उनका रघुपति सहाय। रघुपति सहाय उनका वास्तविक नाम था। अगला है, फिराक गोरखपुरी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था गुले नगमा के लिए। किसके लिए? गुले नगमा के लिए। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास में कपास शब्द से क्या अभिप्राय है? इस कपास शब्द से क्या अभिप्राय है? तो इससे अभिप्राय है कोमलता से। कवि कुंवर नारायण सिंह की कविता बात सीधी थी पर उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो ये ली गई है कोई दूसरा नहीं से। किससे ली गई है? ये ली गई है कोई दूसरा नहीं से। उसके बाद है कि रीतिकालीन कवि कौन है? ऑप्शन में दे रखे हैं दिनकर, पंत, भूषण या हरिऔध। तो जो रीतिकालीन कवि है वो श्री भूषण हैं। और हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो हिंदी पद्य साहित्य जो है उसको 4 भागों में बांटा गया है। तो